आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 45 ऑफ सीपीसी 1908 जिसका टाइटल है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। टोटल 16 रूल हैं इस ऑर्डर के। टाइटल से क्लियर हो रहा है कि ये इस टाइटल से ये महसूस होता है कि ये ऑर्डर बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप लोग अपील करते हो तो तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन इस ऑर्डर में ये चीज़ नहीं डिस्कस की गई। इस ऑर्डर में बेसिकली ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले आपको एक इजाज़त लेनी पड़ती है, यानी लीव टू अपील आपके पास होनी चाहिए। उस लीव टू अपील हासिल को करने के लिए क्या प्रोसीजर बेसिकली फ़ॉलो किया जाता है, वो इस ऑर्डर के अंदर बताया गया है। जो रेलेवेंट सेक्शन है इस ऑर्डर से, वो सीपीसी के हैं सेक्शन 109 टू 112, और बाकी का जो प्रोसीजर पार्ट है वो इस ऑर्डर 45 में डिस्कस किया हुआ है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल 16 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, डिक्री डिफाइंड इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स द एक्सप्रेशन डिक्री शैल इंक्लूड अ जजमेंट और अ फाइनल ऑर्डर। सो रूल 1 के 2 पार्ट हैं, एक है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शन। जनरल रूल ये कहता है कि अंडर दिस ऑर्डर डिक्री के एक्सप्रेशन के अंदर शामिल है जजमेंट भी और फाइनल ऑर्डर भी। एक्सेप्शन इसकी ये कहती है कि अगर तो सब्जेक्ट और कंटेंट से, इस चीज़ से, इस जो जनरल रूल से हट के कोई बात ज़ाहिर हो रही हो तो उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि अगर जो अब आपके पास ये टाइटल है रूल 2 का, एप्लीकेशन टू कोर्ट हुज डिक्री कंप्लेंट ऑफ, अगर इस टाइटल यानी सब्जेक्ट से और जो इसमें कंटेंट्स है वो जो सेक्शन प्रोविजन बताई हुई है उसमें कुछ ऑपोजिट चीज़ महसूस हो रही हो कि यहाँ पर डिक्री से मुराद फाइनल ऑर्डर और जजमेंट दोनों एक्सप्रेशन शामिल नहीं हो सकते, तो उस टाइम फिर ये चीज़ हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जनरल रूल यही है कि अंडर दिस ऑर्डर डिक्री का एक्सप्रेशन जहाँ भी यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट और फाइनल ऑर्डर भी शामिल है। नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 है एप्लीकेशन टू कोर्ट हुज डिक्री कंप्लेंट ऑफ, मतलब जिस कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हो उसी कोर्ट में पहले आपको इजाज़त लेकर आनी पड़ेगी, उसी कोर्ट से, यानी उधर वहाँ आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। कह रहे हैं हु एवर डिज़ायर टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जिस पर्सन की भी ये डिज़ायर है ना कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है, शैल अप्लाई बाय पेटिशन टू द कोर्ट हुज डिक्री इज़ कंप्लेंट ऑफ, तो उसने जिस कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट कंप्लेन वो करना चाहता है उसी कोर्ट के अंदर पहले एक दरख्वास्त भी देनी है। जैसे कि सेक्शन 109 में भी क्लियरली बता दिया गया है कि जस्ट हाई कोर्ट की ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट के अगेंस्ट अपील होती सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करनी है तो वो आप कर ही हाई कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट कर सकते हो। तो फिर जब उसकी डिक्री जजमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकते हो तो उधर से ही आप हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त दोगे, वहाँ से इजाज़त लेकर आके फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। रूल नंबर 3, सर्टिफिकेट एज टू द वैल्यू ऑफ फिटनेस। अब वो कह रहे हैं जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में क्या चीज़ें होनी चाहिए और उस दरख्वास्त के बाद वैसे कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो इस रूल 3 के अंदर बताया गया है। टोटल 4 सब रूल हैं आई गेस इसके। हाँ जी, 4 सब रूल ही हैं। सब रूल 1 कहता है सब रूल 1 कहता है अ पेटिशन मेड अंडर रूल 2 शैल ब्रीफली स्टेट द ग्राउंड ऑफ अपील एंड प्रे फॉर अ सर्टिफिकेट। कहते हैं जो पेटिशन आप लोगों ने रूल 2 के अंदर सबमिट करनी है ना, जो पेटिशन आप लोगों ने रूल 2 के तहत देनी है, दरख्वास्त देनी है, उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। कहते हैं शैल का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 2 चीज़ें उसमें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये कि उसके अंदर जो ग्राउंड ऑफ अपील है वो ब्रीफली आप लोगों ने स्टेट करनी है, यानी ब्रीफली उन्हें बताना है कि जो भी आपके ग्राउंड ऑफ अपील है जिन पर आप अपील करना चाहते हैं। सेकंड, आपने इसमें मेंशन करना है प्रे फॉर अ सर्टिफिकेट, मतलब जो आप रिलीफ आपको चाहते हो इस अपील से की मदद से वो आपने अपनी उस दरख्वास्त के अंदर मेंशन करना है। सब रूल 2, अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच पेटिशन द कोर्ट शैल डायरेक्ट अ नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी टू शो कॉज व्हाई ही सेड सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, जैसे ही दरख्वास्त मिलती है तो कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने इस दरख्वास्त का नोटिस ऑपोजिट पार्टी को देना है ताकि वो वजूहात प्रोवाइड करे कोर्ट को कि क्यों जो है वो इस दरख्वास्त को, इस सर्टिफिकेट को नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए, मतलब क्यों दूसरी पार्टी को हम इजाज़त ना दें कि वो अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट में, उसकी दरख्वास्त को क्यों हम एडमिट करके उसे ये इजाज़त ना दें। इसके लिए आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है तो आप लेकर आएँ, आपको हमने नोटिस इसीलिए दिया है, उसके नोटिस देने का पर्पज़ यही है। फिर नेक्स्ट प्रोवाइजो कहती है कि जब नोटिस देने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती अपोजिट पार्टी को, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी डायरेक्टेड टू बी सर्व्ड ऑन और गिवन टू द अपोजिट पार्टी और टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज ऑपोजिट पार्टी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है नोटिस आपको देने की ऑपोजिट पार्टी को, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई ऑपोजिट पार्टी की तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। कब? इन अ केस वेयर सच ऑपोजिट पार्टी डिड नॉट अपीयर इधर एट द हियरिंग इन द कोर्ट हुज डिक्री इज कंप्लेंट ऑफ और एट एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू द डिक्री ऑफ दैट कोर्ट। अगर वो कह रहे हैं वो जो पार्टी जिसको नोटिस मिलना था ना, वो जिस जिस डिक्री के अगेंस्ट कंप्लेन हुई है उसकी किसी हियरिंग में या तो वो मौजूद नहीं था या फिर उस डिक्री की
के बाद जो कोई एनी प्रोसीडिंग, ठीक है, वो जो डिक्री जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है उसके बाद जो है जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग फॉलो की जाती है, लाइक अपील हो गई, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग, उसके अंदर भी वो अपेयर नहीं हो रहा था कोर्ट में। तो जो बंदा खुद ही विलिंग ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है अपने केस के हवाले से, तो उसे नोटिस देने की क्या ज़रूरत है? तो कहते हैं इस तरह के बंदे को फिर नोटिस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देने की ज़रूरत है अगर उसकी डेथ हो गई है। सब रूल 3। अब 3 और 4 में बेसिकली नोटिस देने के बाद जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना इस दरख्वास्त के ऊपर, वो बताया गया है। सो सब रूल 3 कहता है द कोर्ट में इफ़ द ऑपोजिट पार्टी इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशूड अंडर सब रूल 2 अपीयर, मतलब अगर ऑपोजिट पार्टी को सब रूल 2 के तहत नोटिस मिला था ना और उसके जवाब में वो कोर्ट में आ गया आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, ठीक है, तो वो फिर दोनों पार्टीज को सुनेगा। और अगर पार्टी डज नॉट अपेयर, द ऑपोजिट पार्टी डज नॉट अपेयर, या फिर नोटिस मिलने के बाद जो ऑपोजिट पार्टी वो आई ही नहीं है, तो फिर जिस पार्टी ने पेटिशन दी थी जस्ट उसको सुनेगा। और फिर ग्रांट और रिफ्यूज द सर्टिफिकेट, अब उनमें से दोनों आ गए, दोनों को सुनने के बाद पेटिशन देने वाला आया और जिसको नोटिस मिला वो नहीं आया, तो सिर्फ पेटिशनर को सुनने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे अलाउ भी करना चाहिए, इस एप्लीकेशन को एडमिट करूं या रिजेक्ट करूं, यानी अलाउ करूं कि आप अपील कर सकते हो या डिसअलाउ कर दूं कि नहीं आप अपील नहीं कर सकते। वो फिर ये डिसाइड करेगा कि मैं सर्टिफिकेट दूं या ना दूं। सब रूल 4 इफ ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग, ठीक है, अब जो पेशी का दिन फिक्स था उस डेट पे द पार्टी मेकिंग द पेटिशन डज नॉट अपीयर एंड द ऑपोजिट पार्टी अपीयर इन रिस्पॉन्स टू सच नोटिस। अब हुआ क्या कि जो पेटिशनर था वो आया ही नहीं, लेकिन जो ऑपोजिट पार्टी है वो तो आ गई नोटिस मिलने पर। इफ बोथ द पार्टी, और इफ नंबर 1 सिनेरियो इसमें ये, और दूसरा सिनेरियो ये कि अगर दोनों पार्टीज ही नहीं आई उस डेट पे, मतलब डेट ऑफ हियरिंग तो थी, नंबर 1 उस दिन दोनों पार्टी नहीं आई, नंबर 2 सिनेरियो जिस पार्टी को नोटिस मिला वो आ गई, जिस पार्टी ने नोटिस जिसकी वजह से दिया गया वो नहीं आई, तो क्या होगा, कोर्ट जो है वो पेटिशन को डिसमिस कर देगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन सीरियसनेस शो हो रही है उसकी पेटिशनर की कि वो क्यों नहीं आया। दोनों सिनेरियो में ये चीज़ तो कॉमन है ना कि पेटिशनर नहीं आ रहा, तो इसलिए उसको फिर उसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे, उसकी नॉन अपेयरेंस की वजह से उसकी पेटिशन डिसमिस हो जाएगी। रूल 4 कंसोलिडेशन ऑफ सूट फॉर द पर्पस ऑफ पिक्यूनरी वैल्यूएशन सूट, pecuniary valuation suit involving substantially for the purpose of pecuniary valuation suit involving substantially the same question for determination and decided by the same judgment may be consolidated. So रूल 4 का जनरल रूल ये कहता है कि अगर तो कोई सूट्स हैं, नंबर ऑफ सूट्स हैं और उनके अंदर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको डिसाइड करना है कोर्ट ने और उनको सेम जजमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया है, मतलब ऐसे सूट्स, नंबर ऑफ सूट जिनमें सेम क्वेश्चन था अंडर कंसिडरेशन और उस सेम क्वेश्चन को डिसाइड किया गया है सेम जजमेंट के तहत, तो इस तरह के सूट्स को आपके कोर्ट पे डिस्क्रिप्शन है कि वो उन्हें आपस में कंपाइल कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मे का वर्ड लिखा हुआ है, बाइंडिंग रूल नहीं है, इट्स डिस्क्रिशनरी। और ये किस लिए ऐसी हरकत की जाती है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ पिक्यूनरी वैल्यूएशन सूट, यानी कोर्ट की जो टोटल कितनी मालियत का दावा है इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए। बट सूट, अब इसमें भी इस रूल के अंदर भी दो चीज़ें थी, जनरल रूल एक्सेप्शन, जनरल रूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं एक्सेप्शन की तरफ। तो एक्सेप्शन कहता है कि बट सूट डिसाइडेड बाय सेपरेट जजमेंट शैल नॉट बी कंसोलिडेटेड नॉट विस्टैंडिंग दैट दे इन्वॉल्व सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन। कहते हैं कुछ नंबर ऑफ सूट तो हैं और बेशक वो, लेकिन वो सेपरेट जजमेंट के थ्रू डिसाइड हुए हैं, तो बेशक उन सूट्स के अंदर वो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ था जिसको डिसाइड होना था, सेम क्वेश्चन थे। अब वो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन फैक्ट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ने एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाई नहीं किया कौन से क्वेश्चन सेम है। वो कह रहे हैं बेशक उनमें जो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जिनको डिसाइड होना था, यानी जो फैक्टर इशू थे, वो बेसिकली बेशक उनके अंदर सेम थे, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो सेपरेट जजमेंट के थ्रू अगर वो केस डिसाइड हुए हैं तो उनको आप कंपाइल नहीं कर सकते, उन्हें कंसोलिडेट नहीं कर सकते। तो इट्स मीन कंसोलिडेशन के लिए ये चीज़ मैटर करती है, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो है कि सेम जजमेंट हो। ये चीज़ नहीं मैटर करती कि सेम क्वेश्चन ही इन्वॉल्व हों दोनों में डिसाइड होने के लिए। सो कह रहे हैं कि अगर किसी केस नंबर ऑफ सूट हैं और उनके अंदर सेम क्वेश्चन है जिसे कोर्ट ने डिसाइड करना है और वो सेम जजमेंट के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं, तो ऐसे सूट को आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ सूट हैं और उनके अंदर सेम क्वेश्चन है इन्वॉल्व जिनको डिसाइड करना है, लेकिन वो सेपरेट जजमेंट के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं, तो उन्हें हम कंपाइल नहीं कर सकते, उन्हें कंसोलिडेट नहीं कर सकते। रूल नंबर 5 रिमिशन ऑफ डिस्प्यूट टू कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस in the event of any dispute arising between the parties as to the amount or value of the subject matter of the suit in the court of first instance। अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस से मुराद है ट्रायल कोर्ट, मतलब जिस कोर्ट में पहले नंबर पर केस चल रहा है।
फर्स्ट स्टेज पे। वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस लेवल पे यानी ट्रायल स्टेज के ऊपर पार्टीज़ के दरमियान सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट की अमाउंट और वैल्यू के हवाले से डिस्प्यूट रेज हो गया, और एज टू द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट ऑन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी होनी है, होने से पहले उस टाइम पे अपील करने के टाइम पे उनके दरमियान पार्टीज़ के दरमियान सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट की जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अमाउंट से मतलब डिस्प्यूट रेज हो गया। द कोर्ट टू विच अ पेटिशन फॉर अ सर्टिफिकेट इज मेड अंडर रूल 2, तो फिर वो कोर्ट जिसके पास आप लोगों ने अपील सुप्रीम कोर्ट में आपको करनी थी, उसके पहले आपको इजाज़त लेकर आनी थी उस कोर्ट के अंदर जिसकी डिक्री के अगेंस्ट आपने अपील करनी थी, और वो कोर्ट जो है बेसिकली अंडर सेक्शन 109 हाई कोर्ट है, क्योंकि इसी की डिक्री के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट जहाँ पर आप लोगों ने रूल 2 के तहत पेटिशन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट अवार्ड करवाने के लिए यानी आपको इजाज़त मिल जाए ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सको, वहाँ पर दरख्वास्त दी थी, उस कोर्ट को ही आप ये मैटर वो कोर्ट ही जो है वो इस तरह के सिनेरियो के अंदर यानी कि हाई कोर्ट, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है, वो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसे लगेगा कि ऐसा है तो वो यानी ऐसा डिस्प्यूट है तो वो कहेगा रेफर सच डिस्प्यूट फॉर रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, तो फिर वो इस डिस्प्यूट को रिपोर्ट पर्पस के लिए ट्रायल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को भेज देगा। विच लास्ट मेंशन, क्योंकि इसको बाद में द कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिटरमाइन सच अमाउंट और वैल्यू एंड शैल रिटर्न इट। विच लास्ट मेंशन से मुराद ये कि यहाँ पर अब दो कोर्ट का जिक्र होगा ना, एक तो हाई कोर्ट का एक ट्रायल कोर्ट का, तो वो कह रहे हैं जो लास्ट मेंशन जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है वो क्या करेगा, कोर्ट जो है ना वो इसको प्रोसीडिंग को करेगा स्टार्ट करेगा और ये डिटरमाइन करेगा कि कितनी अमाउंट और वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की, और फिर अपनी एक रिपोर्ट बना के इस रिपोर्ट के साथ एविडेंस के लगा के उस कोर्ट को भेज देगा जहाँ से इसे रेफरेंस आया था, और रेफरेंस बेसिकली हाई कोर्ट की तरफ से आया था, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि जिस कोर्ट में आपने दरख्वास्त दी थी अंडर रूल 2 के तहत कि वो आपको अलाउ करे कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं उसके फैसले के अगेंस्ट, और वो कोर्ट बेसिकली सेक्शन 109 के तहत हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट के ही डिक्री के अगेंस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल 6 जो है वो ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 7 की तरफ। रूल 7 कहता है सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब अगर जब आपको इजाज़तनामा मिल रहा है कि हाँ ठीक है आप अपील कर सकते हो इस कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट, हाई कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट आपको इजाज़त मिल रही है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, तो वो अपील जब आप करोगे तो ज़ाहिर सी बात है जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो डिले होगी, जितनी देर तक अपील की प्रोसीडिंग चल रही है वो डिले होगी क्योंकि अपील का फ़ैसला नहीं आया। तो उस हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप एपेलेट स्टेज पर भी लॉस कर जाओ, तो इसकी वजह से जो उस केस के अंदर डिक्री होल्डर है और एपेलेट स्टेज पे वही बंदा रिस्पोंडेंट है, उसको सफ़र करना पड़ा आपकी वजह से। पहले उसे ट्रायल स्टेज पर लिटिगेशन भुगतनी पड़ी, फिर एपेलेट स्टेज पर आप लेकर गए, उसकी वजह से भी जब फेवर डिसीजन उसके फेवर में ही आना था, लेकिन आपकी अपील की वजह से एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री स्टे रही, रुकी रही। तो इसके लिए कोर्ट फिर आपसे कहता है कि भाई आपने सिक्योरिटी और डिपॉजिट भी जमा करवाना है। जैसे 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 ट्रायल स्टेज पे जो डिफ़ॉल्टी पार्टी हारती है ना, तो ब्लेम ऑफ लिटिगेशन की बेस पे कोर्ट जो है वो एग्रीव पार्टी को, मतलब जो जिस पार्टी ने केस को विन किया होता है उस टाइम वो एग्रीव पार्टी तो नहीं कहलाएगी, कह रहे जिस पार्टी ने केस को विन किया होता है उसको फिर वो ताकि वो दिलवाती है जो पार्टी केस लॉस कर जाती है उससे कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। इसी तरह एपेलेट स्टेज पे भी जब आप लोगों ने अपील की है तो उस टाइम आपकी अपील करने की वजह से भी सफ़र करना पड़ रहा है डिक्री होल्डर को, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री स्टे हुई है आपकी अपील की प्रोसीडिंग की वजह से। तो अगर आप लॉस कर जाते हो तो वहाँ पर भी तो ब्लेम ऑफ लिटिगेशन आप पर ही है कि आपने बेफजूल इस मामले को इतना तवील खींचा होता, जबकि ट्रायल स्टेज पे तो पहले ही आपके अगेंस्ट डिसीजन आ गया था और एपेलेट स्टेज पे भी आपके फेवर में नहीं आया। तो फिर वहाँ पर भी आपसे सिक्योरिटी इसीलिए ली जाती है ताकि जब एपेलेट लेवल पर भी केस हारो अपेलेंट, तो फिर रिस्पोंडेंट को वो कॉस्ट और सिक्योरिटी दिलवाई जा सके, क्योंकि उससे सफ़र करना पड़ा बेफजूल की लिटिगेशन को अपेलेंट की वजह से, और उसकी डिक्री भी बेफजूल इसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन भी इतने टाइम तक डिले रही। तो सिक्योरिटी लेने का बेसिकली पर्पस यहाँ पर ये होता है। तो कह रहे सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड, ठीक है, जब आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप अपील कर सकते हो तब आपसे फिर सिक्योरिटी भी ली जाती है। सो सब रूल 1 कहता है कि वेयर द सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड द एप्लीकेंट शेल
विद इन अ 90 डेज और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डे। वो कह रहे हैं जब आपको ये अलाउ कर दिया गया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ठीक है आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट पे, तो एप्लीकेंट पर ऑब्लिगेशन है कि उसने 90 दिन यानी कि 3 महीने या फिर मजीद टाइम पीरियड जो कि 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, तो मैक्सिमम कितने हो गए 5 महीने, उस टाइम पीरियड के अंदर एज द कोर्ट में अपॉन काउशन अलाउ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री कंप्लेंट ऑफ, मतलब जिस डिक्री के अगेंस्ट उसको इजाज़त मिले अपील करने की, जिस दिन से उस डिक्री के अगेंस्ट उसने कंप्लेन की थी उस डेट से कि 5 महीने शुरू होंगे, और विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, या फिर जिस दिन आपको इजाज़त मिलेगी आप अपील कर सकते हो, उस इजाज़त मिलने के बाद 6 हफ्तों के अंदर, जो भी डेट इनमें से लेटर डेट, ठीक है, जो इनमें से आखिर में आ रही है। अब आखिर में इसलिए देखा जा रहा है, इसके पीछे प्रूडेंस है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके सिक्योरिटी जमा करवाने पर, उस पर बर्डन ना पड़े कि उसे कम टाइम मिल रहा है सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब आपको अलाउ कर दिया गया, हाँ ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, यानी कि आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया, तो उसको मिलने के बाद आप पर ऑब्लिगेशन है कि आपने सिक्योरिटी जमा करवानी है। अब सिक्योरिटी आपने क्यों जमा करवानी, इसका लॉजिक मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया। अब ये सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए आपके पास टाइम पीरियड के हवाले से 2 ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन आपके पास ये है कि जिस डिग्री के अगेंस्ट आपने कंप्लेन की है ना, जिस डिग्री के अगेंस्ट आपने कंप्लेन की है, उस डिक्री की डेट ऑफ कंप्लेन से 5 महीने पूरे होने तक, या फिर जिस दिन आपको अलाउ हुआ है कि आप अपील कर सकते हो, उस परमिशन की से 6 हफ्तों के अंदर आप लोग सिक्योरिटी जमा करवा सकते हो। और इन दोनों डेट्स में से उस डेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी उस डेट को मिलेगी जो इनमें से बाद में पूरी हो रही होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें कोर्ट की डिक्री आई और उस डिक्री के अगेंस्ट आपने कंप्लेन की 24 फ़ेब को। अब आपके 5 महीने पूरे हो रहे हैं, सिक्योरिटी इस सिनेरियो के हवाले से आपके 5 महीने पूरे हो रहे हैं 24 अगस्त को, ठीक है। अब होता क्या है कि कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया, इस जिस डिक्री के अगेंस्ट आपने कंप्लेन की थी ना कि आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, वो कोर्ट ने आपको परमिशन दी, सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया 31 मई को। तो अब 31 मई से अब आप खुद ही 6 वीक्स ऐड कर लें, तो वो पूरे होते हैं 14 जुलाई तक। तो इस हिसाब से दोनों डेटों में से, यानी 24 अगस्त और 14 जुलाई में से सबसे लास्ट में कौन सी डेट पूरी हो रही है, वो है 24 अगस्त। यानी जो अपेलेंट है उसके पास सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए कौन सा टाइम पीरियड है, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके पास मैक्सिमम 24 अगस्त तक टाइम है कि उसने सिक्योरिटी जमा करवानी है। अब सिक्योरिटी, उसका सब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कि सिक्योरिटी किस वजह से उसने जमा करवानी है, सिक्योरिटी किस चीज़ के हवाले से उसने जमा करवानी है। कह रहे हैं फंड सिक्योरिटी इन कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट। जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि हो सकता है कि ये एपेलेट स्टेज पर भी केस को लॉस कर दे, तो फिर रिस्पोंडेंट को जो इसकी वजह से लिटिगेशन भुगतनी पड़ रही है, उसका खर्चा हो रहा है, क्योंकि एपेलेट स्टेज पर भी उसने वकील किया है, उसका केस के अंदर खर्चा हो रहा है, तो उसके और फिर आने जाने का खर्चा और फिर दूसरे लिटिगेशन के डॉक्यूमेंट्स के खर्चे, तो वो कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट की कॉस्ट के लिए सिक्योरिटी इसने जमा करवानी है, आया कैश की फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। Clause B. Deposit the amount required to defray the expenses of translating, transcribing, indexing, printing and transmitting to the Supreme Court a correct copy of the whole record of the suit। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड, पूरे सूट का जो रिकॉर्ड है ना, उस पूरे रिकॉर्ड की जो कॉपी है, उसको आप उसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इंडेक्सिंग, प्रिंटिंग और उसको ट्रांसमिट सुप्रीम कोर्ट में करते हुए जितना खर्चा आना है, उस खर्चे को पूरे करने के लिए जो अमाउंट है वो भी आपने जमा करनी। सेम लाइक दैट कि कोर्ट जब भी आपके बिहाफ पे वो आपको एक फॉर्म दे रही है कि हम आपके दरमियान डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उस फॉर्म के जो खर्चे आने हैं आपके डिस्प्यूट पर लगने हैं, मतलब कोर्ट को अपने पर्पस के लिए तो नहीं, जिस ऑर्डर पर उसने अपील सुननी उसे अपने लिए तो नहीं चाहिए उसकी कॉपीज़ वगैरह, आपके ही मैटर को सुनना है ना, तो फिर वो आपसे पैसे ले रही है कि भाई पूरे रिकॉर्ड का पूरे केस का रिकॉर्ड मेरे टेबल पर हो, जैसा आप कहते हैं, लेकिन उसकी अब उसको पहुँचाने में उसकी ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग और ट्रांसक्रिप्शन में जो खर्चा आएगा वो कहते हैं अपेलेंट से ही वो तो लेंगे। एक्सेप्ट किन मैटर्स के अंदर वो उससे किस चीज़ के हवाले से वो उससे पैसे नहीं ले रहे,
फॉर्मल डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल है और वो इस टाइम इन्फोर्सेबल है, उसके तहत कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट की मतलब डायरेक्शन है कि ये एक्सक्लूडेड है, मतलब इसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोवाइड कर, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरह जो कोई ऐसा पेपर जिस पर पार्टी एग्री है कि इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसके हवाले से भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ये है कि अकाउंट और पोर्शन ऑफ अकाउंट विच द ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द कोर्ट फॉर दैट पर्पस कंसीडर अननेसेसरी। इसी तरह कोई अकाउंट है या अकाउंट का कोई पोर्शन, जैसे कोई खाता वगैरह, उस खाते का कोई पोर्शन है जिस पे कोर्ट की तरफ से कोई ऑफिसर एम्पावर्ड, उसके पास पावर है, वो समझता है कि तो अननेसेसरी है, और ना ही पार्टीज जिसके मतलब कोई स्पेसिफिकली तौर पर कुछ डिमांड करती हैं आज टू बी इंक्लूड, मतलब वो भी नहीं कहती कि इसको ऐड किया जाए, तो इसके मतलब भी पैसे देने की जरूरत नहीं। इसी तरह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब अपील सुनी है ना, तो उसकी टेबल पर जज साहब के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके टेबल पर पहुंचाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड, दो प्रोवाइजर्स पे करें, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द सर्टिफिकेट में आफ्टर हेयरिंग एनी ऑपोजिट पार्टी हु अपेयर ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेशल हार्डशिप दैट सम अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में बी फर्निश। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जिस टाइम ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ना, कि ठीक है हम आपको इजाज़त देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अगेंस्ट द डिक्री ऑफ अ हाई कोर्ट, उस टाइम जब वो ये सर्टिफिकेट ग्रांट कर रही है पैलेंट को, तो वो कह रहे हैं ऑपोजिट पार्टी को सुनने के बाद, यानी ऑपोजिट पार्टी पर पैलेंट के अगेंस्ट ऑपोजिट पार्टी कौन है, रिस्पोंडेंट है, वो कह रहे हैं उसको सुनने के बाद जो कि आई, और उसने ये ग्राउंड रेज किया कि भाई मेरे तो स्पेशल हार्डशिप्स क्राइटेरिया हैं, सर्कमडांसेस हैं, जिसकी वजह से मुझे फर्दर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो जब मे का वर्ड है तो कोर्ट इस तरह के मैटर में इसका मतलब से वो सिक्योरिटी दिलवा सकती है, लाजम नहीं है, कोई शेल का वर्ड नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब वो हार्डशिप वाली सर्कमस्टांस कह सकते, कह सकता है रिस्पोंडेंट जो है वो बहुत दूर हो, वो सरगोदा में बैठा हो, और अपील जो है वो, अब जाहिर सी बात, सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ है, वो तो इस्लामाबाद में है कोर्ट, तो उसे वहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो वो कहता है कि मुझे ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिलवाई जाए, वो मैं नहीं आ सकता, तो कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट से दिलवा सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एन ऑपोजिट पार्टी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एन ऑपोजिट पार्टी टू कंटेंस द नेचर ऑफ सच सिक्योरिटी। मतलब जब रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट से इस नेचर की सिक्योरिटी पर मांगी कि भाई मेरे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, हार्डशिप क्राइटेरियाज है, बहुत दूर है यहाँ से मुझे पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट में आना, मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दो, तो उस तरह की सिक्योरिटी को कंटेस्ट करने के लिए ऑपोजिट पार्टी अगर कोर्ट से इस ग्राउंड पे कि भाई ये मुझसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग रही है, मुझे इंक्वायरी करवाने के लिए टाइम दिया जाए कि वाकई इसके पास ये हार्डशिप, इसके क्राइसिस हैं, इसके कहीं नहीं आ सकता, और कोई मसले हैं इसके किसकी वजह से मुझसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग रहा है, तो मुझे इंक्वायरी करने के लिए टाइम चाहिए। कोर्ट से अगर आप ये चीज़ डिमांड करते हो कि इसके लिए मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग को एडजर्न किया जाए, तो वो नहीं की जाएगी, क्योंकि इधर साफ साफ लिखा हुआ है नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड, यानी इस ग्राउंड के ऊपर आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलती, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स टाइम पर मुलतवी नहीं की जाएंगी इस ग्राउंड पे। सो रूल 8 कहता है एडमिशन ऑफ अपील एंड प्रोसीजर देयर ऑन, admission of appeal and procedure thereon, okay, where such security has been furnished and deposit made to the satisfaction of the court। अब has been का वर्ड मतलब है, ये सेंटेंस है पास परफेक्ट, यानी कि ये काम हो चुका। सो कह रहे हैं कि अगर ये सिक्योरिटी फर्निश कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो कोर्ट शैल, अब कोर्ट के ऊपर क्या चीज़ें, क्या पैसे मिल गए हैं कोर्ट को, अब कोर्ट के, अब जो जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी उन्हें हलाल करना है, कोर्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने क्लॉज ए के तहत डिक्लेयर द अपील एडमिटेड, सबसे पहले तो वो ये कहेगा, क्योंकि पैरेंट ने उसे सिक्योरिटी दे दी है, तो वो उसकी अब ये डिपोजिट सेटिस्फेक्शन के बाद वो कह देगा कि हाँ जी अब इसकी अपील एडमिटेड है, हमने इसे अलाउ कर दिया, इसकी अपील कंसीडर कर ली जाएगी। गिव नोटिस देयर ऑफ टू द रिस्पोंडेंट, अब अपील कंसीडर कर लिया तो जाहिर सी बात है रिस्पोंडेंट को नोटिस भी दे दिया जाएगा, रिस्पोंडेंट को नोटिस दे देंगे कि आपके अगेंस्ट अपील कर दी गई है। क्लॉज सी ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द सील ऑफ द कोर्ट अ करेक्ट कॉपी ऑफ द सेड रिकॉर्ड एक्सेप्ट एज अफोरसेड। अब अपील जाहिर सी बात है कोर्ट ने सुननी है, तो कोर्ट के पास रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए अपील को सुनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर द सील ऑफ द कोर्ट, मतलब अब जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट ने एडमिट की है दरख्वास्त को, कि दरख्वास्त हाई कोर्ट के पास भेजी थी, तो सिक्योरिटी भी उसी को जमा करवाई है, तो उसने अपनी सील के अंडर, यानी हाई कोर्ट की सील के अंदर जो है वो सेड रिकॉर्ड की कॉपी, मतलब जिसके अगेंस्ट अपील करनी है, वो उसने सुप्रीम कोर्ट को भेज देनी है। अब यहाँ पर जो लाइन है एक्सेप्ट एज अफोरसेड, मतलब कौन सी चीज़ उसने नहीं भेजनी, वो जो अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं कि किन चीज़ों के हवाले से आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। क्लास बी में जो 1 2 3 4 पॉइंट्स थे, वही डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड का चूँकि वो हिस्सा ही नहीं होंगे, तो उनको छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड उसने अपनी सील के अंदर के ये हाई कोर्ट की तरफ से उसने सुप्रीम कोर्ट को पहुँचा देना है।
Clause D. Give to the either party one or more authenticate copies of any of the paper in the suit on his applying. अब जाहिर सी बात है, पार्टी ने भी ना केस को डिफेंड करना है, तो उनके पास भी कॉपीज होनी चाहिए केस को डिफेंड करने के लिए कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोगों ने अपील की है, तो हमें ग्राउंड्स का तो पता हो कि इस ऑर्डर में क्या बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या करेगी कोर्ट, किसी भी पार्टी को जो भी सूट के अंदर जो पेपर इन्वॉल्व है ना, उनमें से उसकी एक या एक से ज़्यादा ऑथेंटिकेट कॉपीज दे सकती है जब वो उसे दरख्वास्त देंगे, एप्लीकेशन देंगे देयरफॉर, और जब वो एक्सपेंसेस देंगे, रीजनेबल एक्सपेंसेस पे करेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में जो आए हैं, तब वो फिर इन्हें भी वो कॉपीज प्रोवाइड कर देगी रिकॉर्ड ऑफ द सूट की। नेक्स्ट है रूल 9, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब रूल 9 में ये भी पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट आपकी सिक्योरिटी को एडमिट ही ना करे। अब जब कोर्ट ने सिक्योरिटी नहीं एडमिट करनी, इसका मतलब फिर अपील भी एडमिट नहीं होगी, क्योंकि एडमिशन ऑफ अपील डिपेंडेड अपॉन द एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मिलेगी तो आपकी अपील एडमिट होगी। अभी हम कंसीडर कर आए, पढ़ कर आए हैं। सो कह रहे हैं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट आपकी सिक्योरिटी को एडमिट ही ना करे एट एनी टाइम बिफोर द एडमिशन ऑफ द अपील। वो कह रहे हैं अपील को एडमिट करने से पहले, अपील की एडमिशन करने से पहले, इसका मतलब जब आपने कोर्ट ने रिवोक करना है कि मैं आपकी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसने ये ऑर्डर पास करना है अपील की एडमिशन से पहले। वो कह रहे हैं अपील की एडमिशन करने से पहले किसी भी टाइम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर तो उसे सफिशिएंट कॉज शो किया जाता है तो वो किसी भी सिक्योरिटी की एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती है कि मैं नहीं मानती और मजीद डायरेक्शन दे सकती है। 9 ने ओमिट हो चुका है रूल 10, पावर टू ऑर्डर फर्दर सिक्योरिटी और पेमेंट। और हो सकता है कि कोर्ट कहे कि भाई जो सिक्योरिटी आपने जमा करवाई है वो सफिशिएंट नहीं है, मजीद सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो वो रूल 10 के अंदर बता दिया गया है कि वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द एडमिशन ऑफ अपील, ठीक है, अपील, अब ये फर्दर सिक्योरिटी अपील के एडमिट होने के बाद भी मांगी जा सकती है, इसे ये पता चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एडमिशन ऑफ अपील होने के बाद किसी भी वक्त, बट बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द कॉपी ऑफ अ रिकॉर्ड, यानी कि ये जो सिक्योरिटी मांगनी है फर्दर सिक्योरिटी, इसके साथ भी कुछ लिमिटेशन है कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने से पहले और अपील को एडमिट करने के बाद किसी भी टाइम, एक्सेप्ट एज अ फोर्स से मुराद है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए वो सिक्योरिटी नहीं ना ले रहे थे, उधर ही उन्हीं के हवाले से अब फर्दर सिक्योरिटी भी नहीं ली जा सकती। जब उस पर फर्स्ट टाइम बार उन चीज़ों के हवाले से, तो उन पर सेकंड टाइम बार भी। तो वो कह रहे हैं कि अपील की एडमिशन करने के बाद और कॉपी रिकॉर्ड की, केस के रिकॉर्ड की कॉपी को ट्रांसमिट करने से पहले किसी भी टाइम जो सुप्रीम कोर्ट को जानी, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अगर कोर्ट को लगता है ना कि इनएडिकेट है और फर्दर पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसमिशन, प्रिंटिंग और ट्रांसमिट, ठीक है, जो कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, जिस डिग्री के या ऑर्डर के अगेंस्ट, जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, उसकी जजमेंट कॉपी, ऑर्डर की कॉपी को की ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंटिंग और इंडेक्सिंग, ट्रांसमिट करने में मजीद खर्चा रिक्वायर है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट से मुराद यहाँ पर हाई कोर्ट है, उसी ने आपसे सिक्योरिटी मांगनी है। वो ऑर्डर करता है अपेलेंट को कि वो फर्निश करे विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय द कोर्ट, मतलब जो टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया ना, उस टाइम पीरियड के अंदर दूसरी सफिशिएंट सिक्योरिटी जमा करवाए और मेक विद इन लाइक टाइम द रिक्वायर्ड पेमेंट, या फिर इसी टाइम के अंदर कोई जो है वो इसी नेचर की पेमेंट कर दे, मतलब सिक्योरिटी नेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रूल 11, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर। अगर तो अब अपेरेंट सन जो है वो बंदा, उसने जो है अपील गुजार जो है ना, वो कह रहे हैं कि इसने नहीं जमा करवाई, वो उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर देता है रूल 10 की। वो कह रहे हैं द पेरेंट फेल टू कंप्लाई विद सच ऑर्डर, इस ऑर्डर को वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पाता, नाकाम हो जाता है। द प्रोसीडिंग शैल बी स्टेट, तो प्रोसीडिंग रोक दी। जाहिर सी बात है, जो ये सिक्योरिटी दे रहा है उससे, इसका तो सिक्योरिटी देने का मतलब यही पीछे पर्पस है ना कि भाई मेरी अपील को सुना जाए। तो अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो फिर प्रोसीडिंग को कोर्ट रोक देगा। प्रोसीडिंग को किस तरह रोकेगा, मतलब वो कोर्ट केस का रिकॉर्ड ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सके। एंड द अपील शैल नॉट प्रोसीड विदाउट एन ऑर्डर इन दिस बिहाफ सुप्रीम कोर्ट। वो कहने अब अपील की प्रोसीडिंग उसने स्टे आउट कर दिया और वो तब तक नहीं चल सकती जब तक इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। एंड इन मेन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अपील फॉर्म शैल नॉट बी स्टे। और चूँकि आपने पैसे नहीं दिए थे, सिक्योरिटी नहीं दी अपनी अपील को सुनने के लिए, तो जब आपने दिया ही नहीं है कुछ, तो फिर आपकी फेवर में हम क्यों डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक के रखें। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इसी टाइम पीरियड के अंदर ना, मेन टाइम मतलब जिस टाइम में आपने सिक्योरिटी नहीं की, उसी टाइम के दौरान जिस डिक्री के अगेंस्ट आपने अपील की है उसकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो स्टे आउट नहीं की जाएगी। रूल 12, रिफंड ऑफ बैलेंस डिपॉजिट व्हेन द कॉपी ऑफ अ रिकॉर्ड एक्सेप्ट एज अफोरसेड, मतलब जिस डिक्री और जजमेंट के अगेंस्ट आपने अपील की दरख्वास्त दी थी ना, उसकी रिकॉर्ड की कॉपी
और उसमें से जिनके मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़नी, उनको रिकॉर्ड में से निकाल के वो कह रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसमिट कर दी जाती है तो अपेलेंट में ऑब्टेन अ रिफंड ऑफ, अगर अब उनके हवाले से उसने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जमा करवा दी है रूल 7 के तहत, तो फिर अगर वो जमा करवाए ज़्यादा पैसे, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसका रिफंड भी होता है, तो वो रिफंड फिर इसको पे कर दिया जाएगा। रूल 13 पावर ऑफ कोर्ट ऑफ पेंडिंग अपील, मतलब जब अपील पेंडिंग पड़ी है उस टाइम कोर्ट के पास क्या पावर है। नॉटविथस्टैंडिंग द ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन ऑफ एनी अपील, ठीक है, बेशक बावजूद इसके कि आपकी अपील एडमिट कर ली गई है और आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट अ डिक्री ऑर्डर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट अपील कर सकते हो, इसके मिलने के बावजूद द डिक्री अपील फॉर्म शैल बी अनकंडीशनली एग्जीक्यूटेड, यानी इस इजाज़तनामे के मिलने के बावजूद जिस डिक्री के अगेंस्ट आपको ये इजाज़त मिली है, अपील जिसके अगेंस्ट आपने की है, वो उसकी एग्जीक्यूशन बगैर किसी कंडीशन के कंटिन्यू रहेगी, वो एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। बेशक आपके पास इजाज़तनामा है, वो कह रहे हैं फिर उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कोर्ट तब हो रुकेगी उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की, जिसके अगेंस्ट आपने अपील की है उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन तब रुकेगी अगर कोर्ट कोई ऑपोजिट डायरेक्शन दे दे कि नहीं रोक दिया जाए, ऐसा कह देना, तब रुक जाएगी। रूल 2 द कोर्ट में थिंक फिट ऑन स्पेशल कॉज शोन बाय एनी पार्टी इंटरेस्टेड इन द सूट अदरवाइज अपेयरिंग टू द कोर्ट, वो कह रहे हैं कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोई पार्टी जिसका सूट में इंटरेस्ट है वो कोई स्पेशल काउज देती है कोर्ट को, नंबर 1, और दूसरा कोर्ट को खुद से ही कुछ अपेयर होता है इसके सामने, उसे लगता है, तो वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अब इस तरह की सिचुएशन में कि अगर उसे खुद से कुछ ऐसा लगे या कोई सफिशिएंट काउज़ उसे शो किया जाए पार्टी की ऑफ द सूट की तरफ से जो कि इंटरेस्टेड थी, तो वो फिर ऑर्डर दे सकता है कि इम्पाउंड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, जो भी प्रॉपर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, या तो वो कहता है कि इसको पूरी को या इसका कोई पोर्शन जो है वो इम्पाउंड यानी जब्त कर लिया जाए, ऐसा करने का भी कह सकता है। क्लाउज बी अलाउ अ डिक्री अपील फॉर्म टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जिस डिक्री के अगेंस्ट अपील की गई है वो अलाउ कर सकता है कि इसकी एग्जीक्यूशन करा दी जाए। अब ये एग्जीक्यूशन की अलाउ करना किसके फेवर में जा रहा है? ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट के फेवर में। जब उसके रिस्पोंडेंट में फेवर में जा रहा है तो इसको ये अलाउ जस्ट सिर्फ रुखा रुखाई नहीं कर देगी, वो उससे कुछ पैसे लेगी यानी सिक्योरिटी लेगी। टेकिंग सच सिक्योरिटी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट एज द कोर्ट थिंक फिट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्डर विच द सुप्रीम कोर्ट में मेक एन ऑन द अपील, ठीक है, फिर वो इससे सिक्योरिटी लेके रिस्पोंडेंट से इसको अलाउ कर देगी कि इसकी डिक्री जिसके अगेंस्ट अपील की गई है उसकी एग्जीक्यूशन उसे अलाउ कर देगी। और ये सिक्योरिटी क्यों ली जा रही है? क्योंकि इस सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ज़ाहिर सी बात है एपेलेट स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपील ऑर्डर पास किया है, उसकी परफॉर्मेंस रुक रही है इसकी एग्जीक्यूशन होने की वजह से, तो वो कह रहे हैं इसी वजूहात की बना पे वो इससे सिक्योरिटी लेते हैं। स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अपील फ्रॉम, इसी तरह जिस डिक्री की अगेंस्ट अपील की गई है उसकी एग्जीक्यूशन को कोर्ट स्टे करने का भी कह सकती है। अब ये स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री किसके फेवर में जा रही है? ऑब्वियसली अपेलेंट के फेवर में, तो अब इससे भी फ्री में नहीं मिल जाएगी ये इसका फेवर में, तो ये कोई काम को फ्री में तो नहीं करेगी, इससे भी सिक्योरिटी लेगी। टेकिंग सच सिक्योरिटी फ्रॉम द अपेलेंट एज अ कोर्ट थिंक फिट फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री अपील फ्रॉम और एनी ऑर्डर विच सुप्रीम कोर्ट में मेक ऑन द अपील, ठीक है। अब इससे सिक्योरिटी ली जा रही है, पर उसे जो उसे लगती है, क्यों ली जा रही है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इसने अपील इसकी वजह से डिक्री की एग्जीक्यूशन रुक रही है, तो उसकी डिक्री की जिसके अगेंस्ट अपील की जा रही है उसकी परफॉर्मेंस, अब उसकी एग्जीक्यूशन रुक रही है, तो अब इसकी वजह से रुक रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस अब जो डिले हो गई अपील का फैसला आने तक, ड्यू परफॉर्मेंस इसमें होगी, तो एक तो इसी वजह की बिना पर से सिक्योरिटी ली जा रही है, और इसके अलावा उस जो सुप्रीम कोर्ट अपील लेवल पे कोई ऑर्डर पास कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी रुक रही है इसकी वजह से, तो कह रहे हैं उस वजह से सिक्योरिटी ली जा रही है। सिक्योरिटी लेने का पर्पस बेसिकली यही है कि जिस पार्टी के फेवर में डिसीजन दिया जा रहा है ना, उससे सिक्योरिटी ली जा रही है ताकि अगर ये एपेलेट स्टेज पे ये केस लॉस करती है तो दूसरी पार्टी को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, वही सिक्योरिटी फिर उसको दी जा सके। Place any party seeking the assistance of a court under such condition or give such other direction respecting such object matter may think fit by the appointment of receiver otherwise। इसी तरह कोई पार्टी कोर्ट से कोई असिस्टेंस वगैरह मांग रही है तो वो क्या कर सकती है कि कोई डायरेक्शन उसे दे सकती है असिस्टेंस की सूरत में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अपील के हवाले से। इसी तरह कोई रिसीवर की अपॉइंटमेंट करके भी उसे असिस्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट है रूल 14
इंक्रीज ऑफ सिक्योरिटी फाउंड इन एडिकेट, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी इन एडिकेट नाम से लगती है कोर्ट को कि ठीक नहीं है, सही नहीं है, कम है, तो फिर सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। सब रूल 1, वेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ अपील, ठीक है, ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ अपील अगर किसी भी टाइम सिक्योरिटी जो कि किसी भी पार्टी ने फर्निश की है वो लगता है कि सही प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कम है, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी, तो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी की दरख्वास्त पर रिक्वायर कर सकता है कि फर्दर सिक्योरिटी जमा करवाई जाए। अब इन डिफॉल्ट सच फॉर सिक्योरिटी बीइंग फर्निश एज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, अब इस तरह की सूरत में फर्दर सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट कहता है कि मज़ीद जमा करवाई जाए, इस कोर्ट की को रिक्वायर कर सकता है। अब ज़ाहिर-सी बात है सिक्योरिटी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि अपेलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों से ली जा सकती है। तो अगर तो ये सिक्योरिटी जो कि अपेलेंट ने जमा करवाई है और वो इनएडिकेट लग रही है कोर्ट को कि ये पूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फिर फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तो फिर अपेलेंट के केस क्या एक्शन लिया जाएगा, तो ये सिनेरियो इसमें आगे डिस्कस होना है। और अगर ये जो फर्दर सिक्योरिटी नहीं जमा करवाई, वो रिस्पोंडेंट है, उसने नहीं कराई, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी इस पे बताया गया। सो क्लॉज ये कहता है कि अगर ओरिजिनल सिक्योरिटी अपेलेंट की तरफ से जमा करवाई गई थी और कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की अब कोर्ट जो है वो क्या करेगा, वो रिस्पोंडेंट की दरख्वास्त पे डिक्री की एग्जीक्यूशन जिसके अगेंस्ट अपील की गई है ना, वो कह देगा कि इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए अगर तो अपेलेंट फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवा पाता। ज़ाहिर सी बात है अपेलेंट के फेवर में क्या चीज़ जा रही है, उसके फेवर में यही चीज़ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री जब तक अपील का फैसला नहीं आता वो तब तक स्टे रहे। अब अगर इसने मजीद सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई तो कोर्ट को फिर रिस्पोंडेंट ने एक दरख्वास्त देनी है। कोर्ट ने कहना है कि वाकई इसने तो फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई, तो कोर्ट जो है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर पेरेंट फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तो इस सिचुएशन के अंदर वो रिस्पोंडेंट की दरख्वास्त पे ऑर्डर दे सकता है कि भाई जिस डिग्री के अगेंस्ट अब इसने अपील की है ना अपेरेंट ने, अब इसने फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई, तो उसी डिग्री की एग्जीक्यूशन कराने का कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, इट्स डिस्क्रिशन ऑफ अ कोर्ट। क्लाउज बी कहता है कि अगर ओरिजिनल सिक्योरिटी जो है वो फर्निश करी थी रिस्पोंडेंट ने, हाय हाय, ठीक है, द कोर्ट शेल सो फॉर एज मे बी प्रैक्टिसेबल स्टे द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर रिस्पोंडेंट ने जमा करवाई थी और वो फर्दर सिक्योरिटी जमा नहीं करवाएगा तो कोर्ट के लिए अगर पॉसिबल होगा तो वो इसकी फिर में जो चीज़ जा रही थी वो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री थी। इसकी जमा ना करवाने की वजह से सिक्योरिटी वो इसकी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की प्रोसीडिंग को स्टे आउट कर देगा और स्टोर कर देगा पार्टीज़ को उसी सेम पोजीशन में जिसके अंदर वो पहले थी जब सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई गई थी, अगर कोर्ट को लगता है कि इन्होंने इनएडिक्वेट सिक्योरिटी जमा कराई है। और गिव सच डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल और सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल के बाद से वो डायरेक्शन देगा जो उसे बेहतर लगेगी। रूल 15 प्रोसीजर टू इन्फोर्स ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को की इन्फोर्समेंट कराने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। टोटल 2 4 सब रूल है जिसमें 3 सब रूल ओमिटेड है। तो सब रूल 1 क्या कहता है, सब रूल 1 स्टेट दैट वेयर whoever desire to obtain execution of any order of the supreme court shall apply by petition a complaint। अगर कहना किसी भी पार्टी की डिज़ायर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कराना, मतलब वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया जाए, तो उसके लिए उस पर ऑब्लिगेशन है कि उससे पहले दरख्वास्त देनी है। उस दरख्वास्त के साथ उसने क्या लगाना है, अकम्पेन्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री पास और ऑर्डर मेड इन अपील एंड सोट टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी जिस ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट उस अपील की गई थी और उसकी अपील के दौरान कोई ऑर्डर पास किया है ना, तो वो जिसकी वो एग्जीक्यूशन चाहता है तो उस ऑर्डर की उसने कॉपी लगानी है, मतलब जिस ऑर्डर की वो एग्जीक्यूशन चाहता है उसकी उसने कॉपी लगानी है उस दरख्वास्त के साथ। उस कोर्ट में ये दरख्वास्त देनी है जिस जहाँ फ्रॉम विच द अपील टू सुप्रीम कोर्ट वाज प्रेफर्ड, जहाँ से जिस जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी जहाँ से जो है वो ये अपील सुप्रीम कोर्ट को प्रेफर की जा सकती हो, तो वो कोर्ट बेसिकली हाई कोर्ट होता है। तो ये दरख्वास्त यानी यहाँ पर भी हाई कोर्ट को ही देनी है। जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो तो ये दरख्वास्त भी आपको हाई कोर्ट में देनी है और उस दरख्वास्त के साथ आप लोगों ने जिस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन आपको मतलूब है उस ऑर्डर की कॉपी लगानी है। सब रूल 2 such court shall transmit the order of the supreme court to the court which pass a first degree appeal from। अब ये कोर्ट जो है जो कि हाई कोर्ट है, इस पर ऑब्लिगेशन है कि इसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उस कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है जिसने पहले टाइम पे जो डिक्री पास की थी जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, मतलब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को इसने क्या करना है या फिर उस कोर्ट को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डायरेक्शन दी है कि इसको किया। और शेल अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इधर पार्टी, और दोनों पार्टी में से किसी की भी दरख्वास्त के ऊपर गिव सच डायरेक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम, इनको डायरेक्शन भी देगा कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करवाई जाए। और जो कोर्ट जिसको इस सेट ऑर्डर ट्रांसमिट किया है ना उसकी इसकी एग्जीक्यूशन करनी है बिल्कुल इसी तरह इन द मैनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एप्लीकेबल, तो जिस तरह वो अपनी ओरिजिनल डिग्री की एग्जीक्यूशन कराता है ना इसी तरह उन्हीं तरीका कार के तहत इसने इस ऑर्डर की भी एग्जीक्यूशन करानी है जिस कोर्ट को ये ट्रांसफ़र किया गया है।
रूल 4 कहता है कि अनलेस द सुप्रीम कोर्ट इज प्लीज अदरवाइज टू डायरेक्ट। अब ये यहाँ पर जो है वो जनरल रूल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है जो कि नो ऑर्डर से स्टार्ट होगा, ये उसकी एक्सेप्शन है। तो सो पहले जनरल रूल पढ़ते फिर एक्सेप्शन करें। नो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट shall be inoperative on the ground that no notice has been served on or given to the legal representative of any disease opposite party or disease responded in a case। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर इस ग्राउंड पे इनऑपरेटिव यानी उस पर अमल नहीं कराया जाएगा, नहीं होगा अगर तो उसका नोटिस जो है वो नहीं दिया जाता लीगल रिप्रेजेंट डिजीज ऑपोजिट पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर डिजीज रिस्पोंडेंट को। जब वो ऑपोजिट पार्टी या उसका रिस्पोंडेंट जो है वो डिड नॉट अपीयर इधर एट द हियरिंग इन द कोर्ट उस डिग्री, मतलब जिस डिग्री के अगेंस्ट कंप्लेन की जा रही है ना तो वो खुद उसकी हियरिंग में आए थे और उसके अलावा उस डिग्री के की जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग थी जैसे कि अपील हुई या एग्जीक्यूशन है उस दौरान भी वो नहीं आए। तो जो लोग खुद ही सीरियस नहीं है अपने मामले में, तो उन इस ग्राउंड पे कि भाई उन्हें तो नोटिस वगैरह मिले ही नहीं हैं और वो बंदे भी ऐसे थे क्योंकि तो प्रोसीडिंग में आते ही नहीं थे और या फिर जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग थी डिक्री की उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस ग्राउंड के ऊपर इनऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन ये और इस ऑर्डर का जो है वो ऐसे ही सेम इफेक्ट एंड फोर्स मतलब वो इन्फोर्सेबल कंसीडर किया जाएगा, ऐसे ही समझते हो कि जैसे ये उस पार्टी की डेथ से पहले पास हुआ था। नेक्स्ट है रूल 16, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन लेवल पर कोई ऑर्डर पास होते हैं तो उन ऑर्डर के अगेंस्ट आप किस तरह अपील करोगे? अपील फ्रॉम ऑर्डर रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूशन से मुतल्लिका कोई ऑर्डर पास हो, मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज पे अब आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है उस दौरान भी तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है ना, डिक्री को ऑर्डर को जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसने ऑर्डर पास किया, तो कह रहे हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप किस तरह अपील करोगे? द ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट विच एग्जीक्यूट द ऑर्डर फॉर सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू सच एग्जीक्यूशन। यानी अगर कोई ऑर्डर पास किया उस कोर्ट ने जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा रहा था और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही उसने कोई ऑर्डर पास किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवाते हुए उसने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोई ऑर्डर पास कर दिया और वो एग्जीक्यूशन से मुतल्लिक ही था, तो वो अपीलेबल होगा इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम रूल एज द ऑर्डर सच गुड। ठीक है, जिस वो बिल्कुल ही वो ऑर्डर भी अपीलेबल होगा उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जिस तरह के ये कोर्ट जब अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है और उसके मुतल्लिक जिस तरह वो जो ऑर्डर पास करता है ना, जिस तरह वो ऑर्डर अपीलेबल होते हैं जिस मैनर के हिसाब से जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, इसी तरह ये ऑर्डर भी अपीलेबल होता है उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से। तो ये हमारे पास रूल 16 था और इसी के साथ हमारा ऑर्डर 45 हो गया कंप्लीट।